सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम लोग एक और नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब ड्यूअल नेचर से सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई चीज़ आती है तो वो है लाइट। ये बात हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट के ड्यूअल नेचर होते हैं। पहला नेचर में लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन या फिर पार्टिकल्स में चलती हुई आती है और मिरर्स पे चीज़ों की इमेज बनाने में मदद करती है, राइट। उसको हम लोग पार्टिकल नेचर कहते हैं। और दूसरे नेचर में लाइट जो है वो वेव्स में चलती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। और इस वेव नेचर में हमें बहुत से फिनोमेना समझ में आते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया और भी लाइट के अलग अलग फिनोमेनाज हो गए। लेकिन फंडामेंटली हमने हमारे यूनिवर्स को दो कैटेगरीज में डाला हुआ है। एक है रेडिएशन की कैटेगरी, दूसरी है मटेरियल की। यानी कि पूरे यूनिवर्स में दो तरीके के नेचर शो किए जाते हैं, एक रेडिएशन, एक मटेरियल। रेडिएशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हीट हो गई, लाइट वेव्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, जिनका कोई शेप नहीं, मास नहीं, साइज नहीं, कुछ भी नहीं है। और मटेरियल का शेप भी होता है, साइज भी होता है, मास भी होता है, राइट। यानी कि कुल मिला के एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब इन दोनों कैटेगरीज के रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो रेडिएशन का रिप्रेजेंटेटिव मेनली लाइट है हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट जो है वो रेडिएशन ही एक तरीके की, ठीक है। और मटेरियल की रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कि सबसे छोटी चीज़ अभी तक हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि जिसका मास है हम लोगों को मालूम है। तो इलेक्ट्रॉन मटेरियल का रिप्रेजेंटेटिव है। अब लाइट जो है वो वेव्स में फैल सकती है, पार्टिकल्स में फैल सकती है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकता है, राइट। शूट इन स्ट्रेट लाइन हम लोग जानते हैं। लाइट के पास अपना कोई मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास होता है। लाइट जो कि रिप्रेजेंटेटिव है रेडिएशन का, उसके पास अपनी एनर्जी होती है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। वहीं इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। लाइट जो है वो वेव्स में आगे बढ़ती है, पार्टिकल्स में आगे बढ़ती है। लेकिन जो मटेरियल है वो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। लाइट के पास अपना कोई मास नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि रेडिएशन और मटेरियल दोनों ही नेचर एक दूसरे से अलग अलग हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोग लेट 19th सेंचुरी तक मानते थे। लेकिन लेट 19th सेंचुरी के कुछ साल और अर्ली 20th सेंचुरी के कुछ साल और उसके आगे क्वांटम मैकेनिक्स की रिसर्च ने ये बात साबित की, और ख़ासकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया कि एनर्जी या फिर रेडिएशन और मैटर आपस में इंटरकनेक्टेड है, जिसको आप E=mc² से भी कहते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेडिएशन की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकता है, और लाइट जो है वो मटेरियल की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकती है। ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, इसकी जो असली वजह है वो इसकी हिस्ट्री में छुपी हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में छुपी हुई है। देखिए, 1860-70s में मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन से ये बताया कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही ट्रेवल करती है। और इस चीज़ की पुष्टि, यानी कि इस चीज़ का प्रूफ हर्ट्ज ने 1887 में अपने एक्सपेरिमेंट से दिया, जहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट भी किया और दूसरी साइड से डिटेक्ट भी किया। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये उन्होंने रिजल्ट निकाला कि लाइट EM वेव्स की तरह ट्रेवल करती है। और इस चीज़ ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन उसी दौरान, यानी कि लेट 19th सेंचुरीज में कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन चल रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा रहा था। उसमें डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती थी, उसमें कुछ गैसेस भरी जाती थी और उनको लो प्रेशर पर रखा जाता था, ठीक है। इस दौरान उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशंस की, जिनसे एक रिमार्केबल डिस्कवरीज सामने आई। फॉर एग्जाम्पल 1895 में एक्सरेज और 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इन एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि जब भी किसी डिस्चार्ज ट्यूब में आप थोड़ी सी गैस भर देते हो और उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, और उस वक्त उसका प्रेशर तकरीबन 0.01 mm तक रखते हो, जैसे मरकरी के कॉलम पे मान लो 0.01 mm तक का प्रेशर हो, इतना लो प्रेशर रखते हो, तो इस लो प्रेशर में उन गैसेस में, मतलब उनके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, उनके बीच में स्पार्क जनरेट होता है। 1870 में विलियम क्रूक्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रोड्स उन्होंने लगा रखे हैं उसमें जो कैथोड है, कैथोड के सामने वाले ग्लास पर एक ग्लो क्रिएट हो रहा है। ये ग्लो क्यों जनरेट हो रहा था, कैसे जनरेट हो रहा था, कहाँ से जनरेट हो रहा था, उस समय तो उन्हें पता नहीं चला। तो उन्होंने क्या किया कि सामने पड़े हुए ग्लास को चेंज किया,
यानी कि दूसरा ग्लास उसके सामने रखा, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया दूसरा ग्लास रखने पर जो ग्लो है उसका कलर चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पर सोडा ग्लास रखा जाए तो वहाँ पर आने वाला कलर जो है वो येलोइश ग्रीन आता है। तो उन्होंने ये देखा कि मैं बार बार ग्लासेस चेंज करूंगा, अलग अलग ग्लास रखूंगा तो अलग अलग कलर आएगा। तो इस ग्लो का जो कलर है वो बेसिकली ग्लास पर डिपेंड करता है कि आप ग्लास कौन सा रख रहे हो वहाँ पर। और थोड़े और ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चला कि इस ग्लो की वजह कैथोड में से आने वाली रेडिएशन है, यानी कि दो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं उसमें से एक कैथोड होता है, उस कैथोड में से आने वाली रेडिएशन जो है उसकी वजह से सामने ग्लास पे ग्लो क्रिएट हो रहा है। उसके 9 साल के बाद यानी कि 1879 में विलियम क्रूक्स ने ही एक हाइपोथेसिस दी जहां पर उन्होंने ये कहा कि ये जो कैथोड रेज हैं जो मतलब कैथोड में से बाहर निकल रही हैं ये एक्चुअली फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जो कि बहुत तेज मोशन कर रहे हैं। राइट। अब इसके कुछ समय के बाद यानी कि 1897 में सर जे थॉमसन ने मैक्सवेल की इक्वेशंस और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या कैथोड रेस के आसपास एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेट की। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें गैस भरी और उसको एक लो प्रेशर के ऊपर 0.001 mm मरकरी कॉलम के हिसाब से उन्होंने लो प्रेशर सेट किया और उसके आसपास एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दी। अब इससे हुआ ये कि ये जो कैथोड से निकलने वाली जो रेस थी इसकी स्पीड उन्हें पता चल गई। हालांकि उन्हें नेगेटिव पार्टिकल नजर नहीं आए लेकिन उसकी स्पीड उनको पता चली और साथ ही चार्ज मास रेशियो जिसको E/m कहते हैं वो भी कैलकुलेट किया। उन्होंने ये बताया कि ये जो रेस जो कैथोड से निकल रही हैं नेगेटिवली पार्टिकल्स हैं इनकी स्पीड अराउंड 0.1 c से लेके 0.2 c है, जहां पर c की वैल्यू है लाइट की स्पीड। राइट। और आज इस em की वैल्यू यानी कि E/m की वैल्यू भी उन्होंने कैलकुलेट की थी जो कि आज के हिसाब से 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 C/kg है। अब इसके अंदर जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि पहले तो उन्होंने ये सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही इसमें से कैथोड रे निकलती है और उस रे की जो स्पीड है ये है, इसकी जो em की वैल्यू है वो ये है। लेकिन मज़ा तब आया जब उन्होंने इस इलेक्ट्रोड की यानी कि ये जो कैथोड है इसका मटेरियल चेंज कर दिया, गैस ट्यूब के अंदर की गैस चेंज कर दी और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने ये देखा कि इसमें से भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलते हैं और मज़े की बात यह है कि उनकी स्पीड भी उतनी ही है 0.1 c से लेकर 0.2 c और उनका em भी सेम है। इसके अलावा भी कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए तब भी उन्हें इस कैथोड रेस की स्पीड और उनकी जो em की वैल्यू है वो सेम मिली। तो उससे एक चीज पता चल गई कि ये कैथोड में से निकलने वाले फास्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यूनिवर्सल हैं, मतलब ये हर मटेरियल में पाए जाते हैं और एक जैसे ही पाए जाते हैं, आइडेंटिकल हैं। और उन्होंने इस यूनिवर्सल आइडेंटिकल पार्टिकल का नाम रखा 1897 में इलेक्ट्रॉन। राइट। और 1906 यानी कि 1906 में जे थॉमसन को इसके लिए एक नोबेल प्राइज भी मिला। और 1913 में अमेरिकन फिजिसिस्ट R.A. मिलिकन ने भी इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जहां पर वो इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर या इस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर का चार्ज नापना चाहते थे कि इसके ऊपर प्रिसाइजली कितना चार्ज है। उन्होंने ये पता लगाया ऑयल ड्रॉपलेट की मदद से कि जितना भी चार्ज हम लोग देखते हैं, चाहे वो स्टैटिक चार्ज हो चाहे वो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी का हो, वो सब के सब इंट्रीगल मल्टीपल में चलते हैं। किसके इंट्रीगल मल्टीपल पे चलते हैं? 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो उससे उन्होंने ये बोला कि इस कैथोड रेस में से जितने भी पार्टिकल बाहर आते हैं उसमें से पर्टिकुलर पार्टिकल मतलब सबसे छोटा जो होता है उसके ऊपर जो चार्ज है वो 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम है। अब उनके पास इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, इसकी स्पीड थी और इसका रेशियो भी था, em की वैल्यू भी थी। तो इस तरीके से उन्होंने इनका हेल्प लेकर के इलेक्ट्रॉन के मास का भी वैल्यू पता लगा लिया। राइट। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है, ये थ्योरी भी साबित हो गई। ठीक है। अब यहां पर वेव का कोई काम नहीं है, अब ये पार्टिकल की बात हो रही है। लेकिन मजे की बात क्या निकली कि जब इसका यूज यानी कि इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो लाइट की तरह किया गया पार्टिकल के लिए, तो वहां पर इंटरफेरेंस का पैटर्न बन गया। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इंटरफेरेंस को बिना वेव थ्योरी के समझाना पॉसिबल नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है,
अब ये पार्टिकल क्यों, कैसे इंटरफेरेंस बना सकते हैं? भाई हमने खुद देखा है कि ये इंटीग्रल होते हैं, ये पर्टिकुलर क्वांटाइज्ड होते हैं, उसके बाद भी ये इंटरफेरेंस शो करते हैं। तो एक चीज क्लियर हुई कि मटेरियल और रेडिएशन आपस में इंटरकनेक्टेड है, और ये भी थ्योरी निकली कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो रेडिएशन और मटेरियल से बनी हुई है, तो हर चीज ये दो नेचर तो शो करेगी ही करेगी, राइट। अब हमें आगे ये देखना है कि ये जो कैथोड रेज हैं या फिर जिन्हें फास्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम लोग, ये कैसे वेव नेचर शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन में हम इस चीज को समझेंगे। उसके अलावा ये जो लाइट है जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, ये कैसे पार्टिकल की तरह बिहेव करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये चीज भी हम लोग समझेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें एक इंट्रोडक्शन मिलता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मटेरियल या फिर मैटर। आई होप आपको समझ में आया हो और ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से भी आपको कुछ सीखने को मिला हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।